हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कंपाइलर क्या होता है, डी कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। डी कंपाइलेशन के इथक्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम एक तो ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर भी देखेंगे कि कंपाइलर के अंदर जो है वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसकी क्या क्या फेजेस होती हैं। तो क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू बनते हैं। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो हमें पहले लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ती है कि सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी या फिर पाइथन होगी। कोई भी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। वो जो है कंपाइलर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, सी प्लस प्लस को वो नहीं समझता। जब तक हम इसको मशीन कोड में कन्वर्ट ना कर लें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंपाइलर चाहिए होता है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम ये देखेंगे और इस वीडियो सीरीज में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट हाउ कंपाइलर आर कंस्ट्रक्टेड, कंपाइलर किस तरह बने होते हैं और अगर हमें कोई नया कंपाइलर बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं, एंड व्हाट इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाइलर, और कंपाइलर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। फेजेस ऑफ द कंपाइलर भी हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस, उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन। ये सारी जो फेजेस हैं ये हम इस जो है लेक्चर सीरीज के अंदर और इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसीलिए नहीं डिस्कस करेंगे ताकि हम कंपाइलर को समझ सकें या फिर कंपाइलर की वर्किंग को समझ सकें। हम ये इसलिए भी डिस्कस करेंगे कि जो स्किल हासिल होंगे हमें ये फेजेस डिस्कस करने के बाद, या कंपाइलर का जो स्ट्रक्चर है वो जानने के बाद जो हमें स्किल हासिल होंगे वो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसके पूरे फ्यूचर कैरियर के लिए, कोई भी अगर वो के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जॉब करता है कोई भी बंदा, तो उसके लिए जो स्किल हम सीखेंगे इस कोर्स के थ्रू वो बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इसका सिर्फ वो फ़ायदा ही नहीं है बल्कि ये फ़ायदा भी है कंपाइलर को समझने के अलावा, कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करने के अलावा। इसका जो ये फ़ायदा है कि जो स्किल हासिल होंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को समझकर और इसको पढ़कर, वो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। टिपिकल कंपाइलेशन प्रोसेस, इसको हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सोर्स प्रोग्राम विद मैक्रोज होता है। इधर एडिटर भी हम कह सकते हैं। एडिटर के बाद जो है वो प्री प्रोसेसर में हमारा जो है कोड जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसमें से वाइट स्पेसेस या कमेंट्स वगैरह रिमूव करता है, और हैश वाली जो प्री प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है उनको रिमूव करके उनकी जगह उनका जो कोड है वो इंसर्ट कर देता है। उसके बाद कंपाइलर या तो डायरेक्ट ही मशीन कोड बना देता है या असेंबली प्रोग्राम बनाता है, फिर असेंबलर जो है मशीन कोड बनाता है। या तो इस फेज से इधर डायरेक्ट भी जा सकते हैं या बाद कंपाइलर ऐसे जाते हैं, मतलब पहले असेंबलर फिर आगे से वो। तो फिर क्या होता है, फिर लिंकर जो होता है सारी जो फाइलों को लिंक करता है और उसके बाद लोडर उसको जो है एग्जीक्यूट कर देता है और टारगेट कोड बना देता है। तो ये सारा कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है और इन सारे जो पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ कंपाइलर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनको क्या कह सकते हैं, पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, कि जो पूरी कंपाइलेशन होती है उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स चाहिए होते हैं, या कर्नल ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं। तो ये सारा एक कंपाइलेशन का प्रोसेस है कि सिर्फ कंपाइलर नहीं काम कर रहा होता, उसके साथ और भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो मेन होता है वो क्या होता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर जो होता है और कंपाइलर जो होता है इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। प्रोग्राम दैट रीड एंड सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम। तो पाइथन और रबी में क्या होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ठीक है, तो एक लैंग्वेज सोर्स से तो टारगेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है सी प्लस प्लस। अच्छा, ये
इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्क है, जो ऊपर वाला इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन करता है, एक लाइन पढ़ी उसको एग्जीक्यूट किया, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, इस तरह लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या करता है, पूरी जो फाइल है, पूरी फाइल को उठाकर कंपाइलर में डाला जाता है, जो एक ही दफ़ा वो एग्जीक्यूट करता है, तो उसको टारगेट कोड बना देता है। ठीक है, तो इस तरह जो कंपाइलर होता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बेहतर है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इंटरप्रेटर बेहतर है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन आपको एरर बताता रहेगा। और इसके फ़ायदे ये हैं, इसमें डिबगिंग करना इजी है, और इसमें जो है कोई भी एरर जो है उसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन कंपाइलर जो होता है ये इसमें डिबगिंग थोड़ी मुश्किल है, इसका जो नुकसान है, लेकिन ये क्योंकि इकट्ठा एग्जीक्यूट होता है तो इसलिए ये बहुत फास्टर है, इसलिए ज़्यादातर हम यूज़ भी कंपाइलर करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। इंटरप्रेटर इसलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लेता है। कंपाइलर जो है एक साथ करता है, ये फास्ट होता है। इंटरप्रेटर में डिबगिंग ईज़ी होती है, इसमें डिबगिंग थोड़ी हार्ड होती है। दोनों का काम बेसिकली एक ही होता है। और इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स सीरीज़ में और इस सब्जेक्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपाइलर। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, कि कंपाइलर कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है और कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फ़ेजेज़ क्या हैं और वो काम कैसे करती हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। कुछ लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं जो हाइब्रिड यूज़ करती हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। मिसाल के तौर पर सबसे जो एक मशहूर लैंग्वेज है जावा जो है, वो क्या करती है, फर्स्ट कोड वो क्या करती है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। बाइट कोड आर देन इंटरप्रेटेड, यानी कि वो दोनों काम करती है। पहले कंपाइल करके बाइट कोड बनाती है, फिर बाइट कोड को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है। बाइट कोड आर इंटरप्रेटेड, ठीक है, ये दोनों काम जावा में होते हैं, तो इसलिए वो हाइब्रिड यूज़ करती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज में क्या आता है, कंपाइलर, जैसे कि हमने लास्ट में देखा है सी प्लस प्लस में कंपाइलर, पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है अरबी में। Benefit of this arrangement is that bytecode compiled on a machine can be interpreted on another machine. कि जो है हम एक मशीन पर अगर हम उसको जो है बाइट कोड बना लेते हैं, तो फिर उसको हम जो है पोर्ट कर सकते हैं किसी और मशीन पर, वहाँ जाकर हम उसका जो है आगे से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि अगर हमने किसी और मशीन में उसको यूज़ करना है, लेकिन उसमें हम जो है कंपाइल नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, तो हम उसमें जो है उसको क्या कर लेते हैं, बाइट कोड बना लेते हैं, आगे जाकर इंटरप्रेट कर लेते हैं। कुछ जावा की जो है कंपाइलर ऐसे भी हैं जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए जावा के जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है, तो वो जावा के कंपाइलर जो कि टाइम बचाने के लिए, यानी कि ये जो टाइम है एवरेज का, दोनों काम करने का टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को इकट्ठे ही कर देते हैं एक ही स्टेज में, तो इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। दोनों फेजेस को, कौन सी दोनों फेजेस को, बाइट कोड वाली और इंटरप्रेट वाली को इकट्ठा करते हैं ताकि टाइम की बचत पाए और ये कि फास्ट हो सके। वर्किंग ऑफ जावा कंपाइलर, तो ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि जावा का जो कंपाइलर है वो कैसे काम करता है। सोर्स प्रोग्राम आता है और ट्रांसलेटर में जाता है, यानी कि कंपाइलर में जाता है, तो इसको जो इंटरमीडिएट प्रोग्राम बना देता है। तो इंटरमीडिएट प्रोग्राम फिर क्या करता है, ये क्या करता है, वर्चुअल मशीन में जाता है और आउटपुट बना देता है। जबकि आमतौर पर दूसरे कंपाइलर में क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर में जाता है और कंपाइलर क्या करता है, टारगेट कोड बना देता है। तो लेकिन जावा के कंपाइलर में ये सारा काम हो रहा होता है। पार्ट्स ऑफ द कंपाइलर, अब हम पार्ट्स ऑफ द कंपाइलर देख लेते हैं। दो मेन पार्ट्स होते हैं कंपाइलर में, एक एनालिसिस और दूसरा सिंथेसिस। एनालिसिस पार्ट क्या होता है, ब्रेक द प्रोग्राम इन द पीसेस, पहले प्रोग्राम को जो सोर्स कोड होता है उसको पीसेस में डिवाइड करता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन उसकी बना देता है। ये मिडल में जो फॉर्म होती है कोड की, वो एक उसकी फॉर्म बना देता है। अगर कोई एरर हो तो ये बता देता है कि इसमें ये सिमेंटिक एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, तो ये सारी उधर वो चेक कर देता है। इसके अलावा पहला पार्ट क्या करता है, द एनालिसिस पार्ट आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स प्रोग्राम एंड स्टोर इट डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सिंपल टेबल। डेटा स्ट्रक्चर जो है एक यूज होता है, उसका नाम होता है सिंपल टेबल। कंपाइलर में सिंपल टेबल यूज होता है एक डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पर एक लिंक लिस्ट होती है, जहाँ स्टैक हो सकता है, ये सारी चीज़ें लिंक लिस्ट है। इस तरह सिंपल टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है।
तो ये डाटा स्ट्रक्चर किस लिए यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उस सोर्स प्रोग्राम की जो हम कंपाइल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, या ये स्टोर करता है जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब कंपाइलिंग हो रही होती है तो सिंबल टेबल में ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो ये पहला हिस्सा क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल में भी रख देता है, और क्या करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, एरर वगैरह चेक कर देता है सिमेंटिकली, और उनका सिंटैक्स ट्री बना देता है। तो ये जो पहला हिस्सा है ये काम करता है एनालिसिस का। और दूसरा हिस्सा क्या करता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या करता है, कंस्ट्रक्ट डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम ये बनाता है कैसे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो होती है, और कौन सी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमने टेबल में रखी है, टेबल में जो हमने वेरिएबल के बारे में या उनके स्कोप के बारे में या रिटर्न टाइप के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने टेबल में रखी है उसको भी लेकर ये फिर फाइनल कोड बनाता है। जो पहले वाला हिस्सा है, ठीक है, एनालिसिस, उसको फ्रंट एंड भी कहते हैं, और जो दूसरा सिंथेसिस का पार्ट है उसको बैक एंड भी कहते हैं। यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड एनालिसिस और सिंथेसिस कहते हैं। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये टू पास कंपाइलर होता है। टू पास कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, पहले उसमें सोर्स कोड आता है, मिसाल के तौर पर ऐसे एक सोर्स कोड है, ठीक है। तो पहले जो है फ्रंट एंड होता है, ठीक है, फ्रंट एंड को हम एफ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये आगे फिर इंटरमीडिएट कोड बना देता है, सोर्स कोड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एफ जो है बैक एंड में जाता है, बैक एंड को हम बी से ज़ाहिर करते हैं, बी से अगर हम ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये क्या करता है, टारगेट कोड बना देता है, टारगेट कोड। तो यही बताया गया है। जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है, इसको हम एनालिसिस भी कहते हैं, एनालिसिस, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। ये हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि टू पास कंपाइलर क्या होता है, जिसमें टू पास होते हैं। सिंगल पास में ये सारा जो है एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन हम अमूमन टू पास कंपाइलर यूज करते हैं और टू पास कंपाइलर स्टडी करते हैं। तो टू पास से ज़्यादा मल्टी पास कंपाइलर भी हो जाता है, लेकिन उसका लास्ट पार्ट ऐसे ही होता है, ये जो लास्ट में बना हुआ है। लेकिन पहले जो है उसमें चेंजिंग हो सकती हैं, जिनके पास ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट कोड जब इसके पास जाता है सिंथेसिस के पास, तो लास्ट पार्ट ये ऐसे ही होता है, सिंथेसिस पार्ट, पहले पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो वन पास, मल्टी पास या टू पास कंपाइलर के बारे में पूछा जा सकता है। फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होती हैं, ये जो टू पार्ट्स हैं इनको आगे इनकी मजीद फेजेस में डिवाइड किया होता है, जिनको सीक्वेंस ऑफ फेजेस कहते हैं, ठीक है। उनको आपस में छोटे छोटे स्टेप बनाए गए हैं कंपाइलर के अंदर, उनको फेज कह देते हैं। सिंबल टेबल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें जब भी जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सिंबल टेबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अबाउट इंटायर सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन जो है सिंबल टेबल में, जैसे ही हम कोड को कंपाइल करते हैं तो कोड की जो इंफॉर्मेशन कुछ है एक सिंबल टेबल बना देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, उसमें सिंबल टेबल यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन रखते जाते हैं, सिंबल की या वेरिएबल की ये सारी इंफॉर्मेशन रखते जाते हैं। तो साथ साथ क्या होता जाता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, यानी कि एक फेज से दूसरी फेज तक कोड जाता जाता है। इस तरह सारी फेजेस मुकम्मल हो जाती हैं, और सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन साथ साथ उसमें सेव भी होती रहती है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो वापस से यूज़ भी होती रहती है, ठीक है, उसमें जाती भी रहती है और उधर से यूज़ भी होती रहती है। ये सारी फेजेस हैं किसकी, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की। इसको हम लास्ट वीडियो के आखिर में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, टोकन बनाता है, और इसके साथ ही जो हमारा सिंबल टेबल होता है जो सेपरेट काम कर रहा होता है सब फेजेस के साथ, तो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक्स जो है वो एक वेरिएबल है और उसका स्कोप जो है लोकल है, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। तो आगे जाकर सिंटैक्स में भी जो है मिसाल के तौर पर एक्स की टाइप क्या है, या इस तरह की चीज़ें भी सिंबल टेबल में सेव होती रहेंगी। रिटर्न टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें सिंबल टेबल में सेव होते रहेंगे। सिंबल टेबल साथ में सेपरेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ये सारी फेजेस किसकी हैं, कंपाइलर की। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है सोर्स कोड का, और उसकी एक टोकन स्ट्रीम बना देता है। इनको भी हम थोड़ी डिटेल से देखेंगे, और हम इस पूरी जो है पूरा जो कोर्स है इसमें यही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इनको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। लेकिन आगे मजीद जो है हम वीडियोज में इन एक एक टॉपिक को लेकर एक से ज़्यादा वीडियोज बनाएंगे, और एक एक वीडियो में भी इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंबल टेबल जो एक सेपरेट टेबल है, जैसे हम बता दें सोर्स कोड जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो साथ में एक टेबल बन जाता है, डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फिर पहली स्टेज में टोकन बन जाते हैं, फिर एक ट्री बन जाता है, ठीक है।
तो सिंटैक्स ट्री, जहाँ सिंटैक्स वगैरह चेक होता है, जहाँ सिमेंटिक मतलब लॉजिकल एरर चेक होती हैं, यहाँ भी सिंटैक्स ट्री आउटपुट होती है, लेकिन उसमें सिमेंटिक एरर चेक हो चुकी होती है। यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। तो ये जो पहली फेज है, इसको क्या कहते हैं, ये अपने नोट कर लेना है। इसको कहते हैं सॉरी फ्रंट, ठीक है, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में ये काम हो रहा होता है, जिनकी सारी जो एरर होती हैं, सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर वगैरह इसमें चेक हो रही होती हैं, ठीक है, फ्रंट। या इसको दूसरा इसका नाम क्या था, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस पार्ट। इसको सारा इन चारों फेजेस को, ठीक है, ये 4 से ज़्यादा भी फेजेस हो सकती हैं मुख्तलिफ कंपाइलर में, पर अमूमन यही फेजेस होती हैं। तो उनको एनालिसिस पार्ट भी कहते हैं और फ्रंट एंड भी कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इनको सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, सिंथेसिस। तो और इसका दूसरा नाम क्या है, बैक एंड, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पार्ट्स कितने हैं कंपाइलर के, तो 2 हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। फ्रंट एंड को एनालिसिस भी कहते हैं, फ्रंट और बैक एंड को सिंथेसिस भी कहते हैं। लेकिन अगर फेजेस पूछा जाए तो फ्रंट एंड है जो इन 4 फेजेस में होता है, यानी कि लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट। और सिंथेसिस जो होता है वो 3 में भी होता है, 2 में भी होता है। तो क्योंकि ये मशीन कोड जो ऑप्टिमाइजर है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो ये दोनों ऑप्शनल हैं। इनमें से कोई एक भी यूज हो सकता है, कोई भी एक नहीं भी यूज हो सकता। ये हमारी मर्जी होती है, हम अपने कंपाइलर में यूज करें या ना करें। तो बहुत कंपाइलर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों यूज होते हैं, और किसी में जो है हो सकता है एक भी ना हो। लेकिन अमूमन इधर एक कोड ऑप्टिमाइजर का जो स्टेज है वो यूज हो रही होती है सिर्फ इस जगह पर। तो फिर आगे क्या होता है, टारगेट कोड जनरेट हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे कंपाइलर में काम हो रहा होता है। सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन जैसे ही हम एंड वाले स्टेज पर पहुंचते हैं, तब भी साथ एक सिंबल टेबल, वही जो पहले हमने उसमें इंफॉर्मेशन, अगर कहीं जरूरत पड़ती है कंपाइलेशन के लिए, मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल का स्कोप चेक करना है, तो वो सिंबल टेबल से कंपाइलर चेक कर लेता है और आखिर में टारगेट कोड बना देता है। हम लेक्सिकल एनालिसिस को थोड़ा देख लेते हैं कि डिटेल इसमें क्या होता है। पहले हमने जो प्रोग्राम हमारा जाता है, हमने जो भी एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाता है। क्या उसको कहते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस और स्कैनिंग। इसको, इस फेज का दूसरा नाम क्या है, स्कैनिंग है। तो कही स्कैनिंग क्या होती है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में, तो यही है, लेक्सिकल एनालिसिस को भी स्कैनिंग कहते हैं। तो इसमें जो हमारा कोड है उसकी में स्ट्रीम ऑफ करैक्टर रीड होती है। तो जो स्ट्रीम ऑफ करैक्टर होती हैं, ठीक है, जो करैक्टर होते हैं उनको ये जो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देती है, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप बना देती है, और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, लेक्सीम। ठीक है, जो पहली स्टेज में जो ग्रुप हमारे करैक्टर आता है सोर्स कोड का, जो हमारा ग्रुप ऑफ करैक्टर होते हैं, ठीक है, उनको एक हिस्सों में तकसीम कर देती है, उनको लेक्सीम। ये याद करने वाली बातें हैं। इसको हम देखते हैं आगे कि लेक्सीम क्या होता है, ठीक है। तो ये एक लेक्सीम का टोकन है, ठीक है। टोकन में ये सिंबल टेबल में इस तरह स्टोर होती हैं चीजें, टोकन नेम और उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले में क्या होता है, करैक्टर आते हैं और उनके लेक्सीम बनते हैं। तो इसको स्कैनिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये एक एक इसको एक लेक्सीम भी कह सकते हैं, एक टोकन कह सकते हैं, ठीक है। और इनकी इंफॉर्मेशन जो होती है टोकन नेम की, इसकी स्टोर किस में होती है, सिंबल टेबल में, जो सिंबल टेबल साथ साथ होता है और उसमें एंड तक सेव रहती है। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस है। इसको हम अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, फिगर से देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है जो हमने इसको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो पोजीशन एक वेरिएबल है, हमने क्या करना है, इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। ये हमने हमारा कोड है, एक ही लाइन का कोड है हमारा। इसका हमने लेक्सिकल एनालिसिस करना है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था, पहले नंबर क्या रखेगा, टोकन नेम, ठीक है, टोकन नेम। तो टोकन नेम, अब सारे वेरिएबल को ये आइडेंटिफायर का नाम देते हैं, ठीक है, आईडी से जाहिर करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम अपने कंपाइलर में कोई और नाम भी दे सकते हैं आईडी की जगह पर। तो ये पोजीशन को भी आईडी का नाम दे रहा है, इनिशियल को भी आईडी, यानी कि ये सारे जो वेरिएबल हैं उनको हमने आइडेंटिफायर कहा है। तो आइडेंटिफायर, और इस तरह इस इंफॉर्मेशन को हम फिर टेबल में रख देते हैं। जो इक्वल साइन होता है या जो प्लस के साइन होते हैं, इनको भी अगर हम टेबल में रखना चाहे तो फिर उनके भी इसी तरह के बनाएंगे, लेकिन इधर हमने उसी तरह उनको यूज कर दिया है।
तो उनके अगर ना भी बनाए तो भी ठीक होता है, क्योंकि प्लस का साइन जहाँ भी यूज हो रहा होगा इसका मतलब होगा ऐड, तो इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया है, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखने की जरूरत नहीं पड़ती किसमें, सिंबल टेबल में। लेकिन बाद जगह रखी भी होती है, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। अगर स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, इक्वल की इन्फॉर्मेशन अगर सिंबल टेबल में रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन अमूमन इनको इसी तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो ये जो 1 होता है या ये 2 होता है या 3 होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो सिंबल टेबल में इन्फॉर्मेशन पड़ी है इस नेम की या इस मतलब जो इस पोजीशन की है, ये जो सिंबल टेबल में इन्फॉर्मेशन है ये पहले नंबर पर पड़ी है, ये दूसरे नंबर पर पड़ी है, ये तीसरे नंबर पर पड़ी है, ये सिंबल टेबल है। अब जब ये लेक्सिकल एनालिसिस हुआ, पोजीशन जो है उसको हमने आईडी का, ठीक है। अब सारों को आईडी से इधर दायर किया सिंपलीफाई करने के लिए, लेकिन जो 1 है ये क्या है कि पहले नंबर पर पड़ी है, ठीक है, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दूसरे नंबर पर। तो कंपाइलर जब भी चाहेगा टेबल में जाएगा और उसकी जो भी और भी इंफॉर्मेशन उसके स्कोप पर इधर होगी वो भी साथ साथ चेक करता रहेगा। तो इक्वल को भी हम इधर रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर ना रखना चाहें तो ना रखें, ठीक। मिसाल के तौर पर जो है इज इक्वल टू साइन को अगर हमने रखना है तो उसको ऐसे रखेंगे साइन, ठीक है। और टेबल में कहाँ इन्फॉर्मेशन उसकी पड़ी हुई है, अभी इधर चौथा नंबर है, तो इधर हम क्या कहेंगे, इधर हम इक्वल को रख देंगे और इस तरह का हम इधर एक इक्वल की जगह इन ब्रैकेट्स में ये लिख देंगे। तो इस तरह अगर हम इक्वल की रखना चाहें रख सकते हैं, या जितने भी ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं इन सब की, या नंबर की इनकी सब की रखना चाहें, जैसे नंबर को भी हमने ऐसे ही ज़ाहिर कर दिया है, रखना चाहे रख सकते हैं वरना हम नहीं रखते। सिंबल टेबल जो होता है ये एंड तक रहता है, तो शुरू में सिंबल टेबल में इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है और इस तरह कोड के टोकन बन जाते हैं। ये टोकन बन रहे हैं, जो जो ब्रैकेट एक ब्रैकेट के अंदर है ये एक टोकन है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर दूसरा टोकन है, इस तरह ये टोकन बन गए हैं और इनको लैक्सीम भी कहते हैं, लैक्सीम। तो ये सिंबल टेबल साथ में बन गया, ये एंड तक रहेगा। तो ये पहली फेज है, क्या है, इसको कहते हैं लैक्सिकल एनालिसिस। इसमें हमारा कोड, ये वाला कोड इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी जो टेबल में इंफॉर्मेशन सेव हो गया, एट्रीब्यूट नेम बन गए हैं और उनका नंबर बन गया कि कितने नंबर पर वो सेव है सिंबल टेबल में। इसको हम अगले चैप्टर में या अगली वीडियो में हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ लें कि इसके इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में सेव हो गया है और इनको हमने इस तरह ज़ाहिर कर दिया और इनको लैक्सीम कहते हैं। द सेकंड फेज ऑफ द कंपाइलर इज सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, और यहाँ हमसे पूछा जाए पार्सिंग क्या होती है, तो हम ये कहेंगे इट इज a second phase of the compiler, it is called parsing. In this phase we construct a syntax tree, हम इसमें syntax tree बनाते हैं, tree like intermediate representation that depicts the grammatical structure of the stream, ठीक। तो जो ज़ाहिर करती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारे प्रोग्राम का, उसको हम सिंटैक्स ट्री कहते हैं, ठीक है। जो इंटीरियर नोड होती है वो किस को रिप्रेजेंट करती है, ऑपरेशन को, और साइड वाली नोड जो है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर जो ऊपर नोड होगी वो इक्वल है, तो नीचे एक तरफ ए होगा दूसरी तरफ बी प्लस सी। तो इस तरह जो होता है ना ये ट्री चल रहा होता है। फिर आगे बी प्लस सी को इधर एक्सप्रेशन कहकर उसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह जो है ये ट्री सिंटैक्स ट्री काम करता है। तो दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, ट्री बनाते हैं। पहली फेज में टोकन बनाए हैं, जिस तरह हमने देखा है कि सिंबल टेबल में वैल्यू होगी उनको नाम से हमने ज़ाहिर कर दिया, आईडी से, आइडेंटिफायर से बना दिया है। तो दूसरी फेज में हमने क्या किया, सिंटैक्स ट्री बना दिया है ग्रामेटिकली शेप में, जिस तरह, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम असाइनमेंट को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ जो है बी प्लस सी रखा है। तो ये सिंटैक्स एनालिसिस इस तरह होता है। ये पहली फेज में हमने ये आउटपुट लिया है, टोकन, ये टोकन है, ये एक है टोकन या लैक्सीम है, ठीक है। दूसरी ये भी एक टोकन है, तो ये सारे टोकन बने हुए हैं या लैक्सीम्स बनी हुई हैं। तो क्या है, अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है, ये हमने इक्वल जो है इसको ऊपर रखा गया सिंटैक्स ट्री में। ये बनाते कैसे हैं, या फिर इसको मजीद हम इसके बारे में टॉप डाउन पार्सिंग भी होती है और बॉटम अप पार्सिंग भी होती है। ये सारी पार्सिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ट्री बन गया इक्वल टू, और इक्वल के साइड पर ID1, यानी कि जो पोजीशन वाला वेरिएबल था इस जगह पर वो ये आ गया है, और इसकी इंफॉर्मेशन टेबल में पहले नंबर पर है, ये साथ में 1 ये बता रहा है। और टेबल के साइड पर प्लस वाली इक्वेशन, और प्लस एक साइड पर ID2 और दूसरी साइड पर ID3, और ID3 कैसे मल्टीप्लाई होगी 60 से। तो ये सिंटैक्स एनालाइजर में सिंटैक्स ट्री बनता है। सिमेंटिक एनालाइजर में क्या होता है, ये चेक करता है प्रोग्राम में सिमेंटिक
यानी कि लॉजिकल एरर को चेक करता है, लॉजिकल एरर। इसके अलावा ये चेक करता है टाइप को चेक करता है, और इसके साथ साथ ठीक है ये सिंबल टेबल में भी इंफॉर्मेशन सेव भी करता जाता है, उधर से ले भी सकता है। ठीक है, देखें गैदर इंफॉर्मेशन भी करता है और सेव भी करता है सिंबल टेबल में। टाइप चेकिंग इसमें होती है सबसे मेन काम जो होता है, या स्कोप भी चेक होता है। अगर रिपोर्ट एन एरर है ठीक है, तो उसको फिर रिपोर्ट भी किया जाता है। अब ये सिमेंटिक सिंटैक्स में हमने ये जो कोड लिया था, या ये हालत थी हमारे जो है सोर्स प्रोग्राम की, सिमेंटिक में उसकी हालत ये हो जाती है। इसमें अब उसने क्या किया है, इस कोड में जो हमने एक लाइन का कोड देख रहे हैं, जो उसने ना इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है खुद ही। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जब एक फ्लोट नंबर को मिसाल के तौर पर हमने a इज इक्वल टू, एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है 5 उसमें सेव है, ठीक है, तो उसको हमने b कहा हुआ है, और दूसरा हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है 6.3, इसको हमने c कहा हुआ है। जब इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो उनकी जो वेरिएबल है जो c होता है, जब b होता है ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिमेंटिकली ये काम होते हैं। ठीक है, तो ये इस फेज में ये हो गया है, टाइप को उसने कन्वर्ट कर दिया है, टाइप चेकिंग हो गई है। तो अगर इस तरह की कोई एरर हो तो इस फेज में वो क्लियर होती है और वो रिपोर्ट भी हो जाती है। तो सिंटैक्स जो ट्री बनता है सिंटैक्स एनालिसिस में या सिमेंटिक एनालिसिस में, इस तरह की सारी एरर जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इंटरमीडिएट कोड में क्या होता है, जो प्रीवियस टू फेज से डेटा कंपाइल हुआ होता है, जनरेट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड, इंटरमीडिएट कोड बनता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं दो। ठीक है, अगर पूछा जाए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस एंड इट शुड बी इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट मशीन। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज इजीली प्रोड्यूस किया जाता है इंटरमीडिएट कोड को, और आगे से इंटरमीडिएट कोड जो होता है ये इजीली टारगेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। वन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड 3 एड्रेस कोड, जो सबसे इसकी फॉर्म होती है वो 3 एड्रेस कोड होती है। इसको भी हम जी डिटेल से देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या यूज हो रहा होता है, असेंबली लाइन लाइक इंस्ट्रक्शन। तो इंटरमीडिएट कोड जो बनता है या इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होता है वो किस तरह का होता है, असेंबली की तरह का। असेंबली में क्या हो रहा होता है, ये मिसाल के तौर पर असेंबली लैंग्वेज है कि मूव करो, वेरिएबल 1 है वो इस रजिस्टर में मूव कर दें, इस तरह ऐड कर दो 3 को इस रजिस्टर में। तो ये सारा इस तरह ऐड हो रहा होता है। तो ये 3 पार्ट पर मुश्तमिल है रजिस्टर का ज़्यादातर काम। इस तरह जो 3 एड्रेस कोड है उसमें भी क्या होता है, हमारा कोड के हर लाइन को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी कि हर चीज़ के वो 3 मतलब बना देता है। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू बी प्लस सी में कर देगा। इसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल से देखते हैं ये कैसे इंटरमीडिएट कोड में 3 एड्रेस कोड बनाता है। तो ये 3 एड्रेस कोड उसकी एक फॉर्म है, हो सकता है वो किसी और फॉर्म में भी करे, लेकिन ज़्यादातर कंपाइलर में 3 एड्रेस कोड बन जाता है। ये 3 एड्रेस कोड बन रहा है किससे, जो ऊपर हमने सिमेंटिक एनालिसिस कर लिया, अब 3 एड्रेस कोड बन रहा है। इसमें उसने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमारे पास फ्लोट डेटा था अब 60, इसको उसने T1 में सेव कर दिया है। T1 उसने जनरेट किया है, T1 में उसने ये डेटा सेव कर दिया है। फिर T2 में उसने क्या किया है, ये जो हमारे पास ID3 है इसको फिर मल्टीप्लाई होना है किससे, इससे, उसको उसने मल्टीप्लाई करना है। तो उसने T1 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर T3 उसने एक जनरेट किया है, टेम्पोरेरी जो वेरिएबल हैं ये सारे, तो उसने क्या किया है, I2 को उसमें प्लस करना है तो उसने प्लस कर दिया है। यानी आप इन लाइनों में देख सकते हैं कोई भी लाइन 3 सिंबल से ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसमें 3 वेरिएबल होंगे, T2, 3 और 2 भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 भी हो सकते हैं। तो ये जो सारा उसने किया है 3 एड्रेस कोड बना दिया है। तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में होता है। अभी तक हमने 4 हिस्से देख ली हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक, पहले लेक्सिकल है, फिर सिंटैक्स है, फिर सिमेंटिक है, फिर इंटरमीडिएट कोड है। इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन में जाता है। ठीक है, यानी कि अभी एनालिसिस का पार्ट खत्म हुआ है और आगे सिंथेसिस का पार्ट यानी कि बैक एंड का पार्ट शुरू हो रहा है, वो है कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर में क्या होता है, जो कोड ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसमें कोड को ऑप्टिमाइज करके कोड को फास्ट बनाया जाता है। फास्ट किस तरह बनाया जाता है वो हम देखते हैं कि किस तरह बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो काम है ये इतनी लाइनों में हो रहा था, इनको ऑप्टिमाइज करके हम इतनी लाइनों में कर रहे हैं। इधर जो हम इसको T1 में असाइन कर रहे थे पहले, इसको डायरेक्ट हमने फ्लोट में कन्वर्ट भी कर दिया है, इंटीजर इनटू फ्लोट ऊपर कन्वर्ट हो रहा था इधर।
लेकिन इधर हमने डायरेक्ट उसको 60.0 से नोट कर दिया है और फिर साथ क्या कर दिया है, ID3 को कर दिया है, ठीक है, इसको T1 में सेव कर दिया है। तो ये दो लाइन एक में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। फिर आगे नीचे वाली दो लाइन भी एक लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि ID1 में डायरेक्ट हमने ये काम कर दिया है, बजाय इसके पहले T3 में रखें T3। तो जहाँ तक कोड ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश हो, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है इस फेज पर। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या होता है, रजिस्टर या मेमोरी की लोकेशन जो आती है ना, वो असाइन हो जाती है फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे सोर्स कोड को रजिस्टर या मेमोरी की लोकेशन असाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो वो किस तरह असाइन होती हैं, अब ये देखें, R2 और R1, ठीक है, R2 ये R2 रजिस्टर है, R1 भी रजिस्टर है। तो ID3 जो है, ये जो हमारा कोड बना है ID3 जो है, हमने इसको किसको दे दिया है, रजिस्टर 2 को। LD क्या लोड कर रहा है, F जो है फ्लोट वैल्यू, ठीक है, M मल्टीप्लाई फ्लोट वैल्यू, लोड फ्लोट वैल्यू या साइन इसको कहते हैं, मतलब LD लेफ्ट, ठीक है, D। तो ऐड फिर शिफ्ट F, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन ID3 पहले R2 में गया, फिर R2 60 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। फिर जी ID2 R1 में चला गया। इस तरह ये हमारी सारी जो है ना रजिस्टर फॉर्म में या मेमोरी के फॉर्म में कोड चला जाता है। तो हमारा जो टारगेट कोड होता है, तो रजिस्टर में हमारा ये फिर फाइनल हमारी हो जाती है जो हमारी कोड के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, कंपाइलेशन, ठीक है, इसमें जो जितनी फेज होती हैं। और ये जो कोड ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेटर है, ये बैक एंड है, ठीक है, ये बैक एंड फेज है। और इससे पहले जितनी भी फेजेज हैं वो फ्रंट एंड है, ठीक है, और उनको एनालिसिस भी कहते हैं, और इस हिस्से को क्या कहते हैं, सिंथेसिस। तो अगर कोई पूछे कि बैक एंड में क्या क्या है, कोड ऑप्टिमाइजर है और कोड जनरेशन है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कोड से ये दोनों हिस्से बनते हैं। इंटरमीडिएट कोड और पहले पहले तीन हिस्से क्या हैं, फ्रंट एंड है और उनको एनालिसिस भी कहते हैं। सिंपल टेबल साथ साथ यूज हो रहा है, जैसे कि बताया, उसकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ यूज हो रही है। रिकॉर्ड द वेरिएबल नेम्स यूज्ड इन द सोर्स प्रोग्राम एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एट्रीब्यूट, ठीक है। उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें स्टोर होती है। वो क्या हो सकती है, उनका नेम हो सकता है, उनकी टाइप हो सकती है, उनका स्कोप हो सकता है। अगर वो फंक्शन है तो फिर क्या हो सकता है, उनकी रिटर्न टाइप हो सकती है। इसके अलावा आर्गूमेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या आर्गूमेंट, यानी कि वो कॉल बाई वैल्यू है, कॉल बाई रेफरेंस है, एंड टाइप रिटर्न, किस किस्म का टाइप रिटर्न कर रहा है। तो ये सारा हमने क्या देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपाइलर। तो ये जो हमारा जो है पूरी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का सबसे समझ लें मेन टॉपिक है। अगर जब ये समझ में आ गया तो समझें कि हमारा जो है आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी हम इन सारे स्ट्रक्चर को मज़ीद डिटेल से देखेंगे कि कौन सा हिस्सा किस तरह स्टेप बाय स्टेप होता है और किस तरह ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। जो सेकंड फेज है सिंटैक्स एनालिसिस, वो सबसे अहम फेज है जिसको पार्सिंग भी कहते हैं। और आगे पार्सिंग की टाइप्स भी होती हैं, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, इस तरह ये सारी पार्सिंग भी हम मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।